दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है पहलवानों के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, उसके बाद में कोई पदक है। दरअसल बजरंग पुनिया के बाद अब महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिए। विनेश फोगाट ने शनिवार को अपना पुरस्कार लौटा दिया है। इसके एक दिन बाद इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की। बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के बाद विनेश फोगाट ने दोनों पुरस्कार कर्तव्य पथ पर रख दिए थे। राहुल गांधी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद है। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, इसकी ऐसी निष्ठुरता देखकर पीड़ा होती है। आपको बता दें कि फिलहाल विनेश फोगाट ने अपने पदक वापस कर दिए हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को बाहुबली करार दिया है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। तहरीके हुर्रियत आतंकी संगठन घोषित। गृह मंत्री अमित शाह बोले इस्लामी शासन स्थापित करने का था प्रयास। दरअसल कश्मीरी अलगाववादी पार्टी तहरीके हुर्रियत को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि अलगाववादी पार्टी तहरीके हुर्रियत को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कश्मीरी अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने बताया कि तहरीके हुर्रियत आतंकी गतिविधियों में शामिल था और उसका मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना था। तहरीके हुर्रियत कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा भी देता रहा। आपको बता दें कि वो इस्लामिक शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार की आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहने वाले संगठन को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नए साल के जश्न की तैयारी में लोग हुड़दंग रोकने के लिए मुंबई से दिल्ली तक में अलर्ट। नोएडा पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल नए साल के स्वागत के लिए लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। नए साल का स्वागत करने के लिए जगह जगह पार्टियों की तैयारी है। रेस्टोरेंट, होटल और बार की बुकिंग फुल है। रोड पर भीड़ बढ़ने और नशे से हुड़दंग की आशंका को देखते हुए प्रमुख शहरों में पुलिस और प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। लोगों से भी लगातार शांति से जश्न मनाने की अपील की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 लागू कर दी है। यानी यहां पर रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा गाजियाबाद में पुलिस ने वैसे तो कोई डायवर्जन प्लान लागू नहीं किया है, लेकिन नए साल पर भीड़ को देखते हुए 20 पॉइंट चिन्हित कर लोगों से इन एरियाज में बेवजह न जाने की अपील की है। इसके अलावा अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां पर दिल्ली पुलिस ने कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इसके अलावा एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से भी लगातार शांति से जश्न मनाने की अपील की जा रही है। हमारी तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के मन की बात में अक्षय कुमार, सदगुरु हरमनप्रीत कौर ने युवाओं को दिए खास संदेश। कहा फिटनेस 2 मिनट की मैगी नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के साल के आखिरी एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 108वां एपिसोड उनके लिए बेहद खास है। 108 अंक का भारत की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं में अहम स्थान है। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत में देश को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के 108वें मन की बात कार्यक्रम में गुरु जग्गी वासुदेवा, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, शतरंज प्लेयर विश्वनाथ आनंद और एक्टर अक्षय कुमार के ऑडियो मैसेज भी सुनवाए। इन सभी लोगों ने अपनी फिटनेस का राज बताते हुए युवाओं को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। पीएम मोदी ने देशवासियों से फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने की अपील की। इन दिग्गजों ने अपने ऑडियो संदेश में कहा कि फिटनेस 2 मिनट की मैगी नहीं है, बल्कि नियमित प्रयास से हासिल होती है। इसीलिए सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। बड़ी खबर, संजय राउत के सीट बंटवारे पर दिए गए बयान से महाराष्ट्र में सियासी बवाल। शिवसेना पर भड़क गई कांग्रेस पार्टी। डैमेज कंट्रोल में जुटे उद्धव ठाकरे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 का चुनाव बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। इसकी वजह यह है कि पार्टी कई राज्यों में मजबूत नहीं है और उसे चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत है। हालांकि क्षेत्रीय दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48
सीटों में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी संजय राउत के इस बयान से खासा नाराज भी हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने यहां तक कह दिया कि संजय राउत को उन पार्टियों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिनके साथ में शिवसेना यूबीटी ने गठबंधन किया हुआ है। वहीं संजय राउत के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं और उन्होंने संजय राउत के बयान से किनारा कर लिया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र है और यहां पर शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के निर्णय लेने वाले नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना हमेशा 23 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ में बैठक के दौरान हमने फैसला किया है कि जिन सीटों पर हमने जीत हासिल की है उन पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं जीती है, इसीलिए उन्हें 0 सीट से शुरू करना होगा। मगर कांग्रेस पार्टी हमारे लिए एमबीए में एक अहम सहयोगी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन है जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उन पार्टियों को लेकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो उद्धव सेना के साथ में गठबंधन में है। आपको बता दें कि संजय राउत के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद राज्य में एमबीए ही उसकी सहयोगी है। ऐसे में उनके खिलाफ बयानबाजी से नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं जिससे एमबीए को नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैं कुछ भी कहने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दूंगा। जब तक कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे पर नहीं बोलेगी तब तक ना तो मैं और ना ही मेरी तरफ से कोई कुछ कहेगा। आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे आप पूरे तरीके से डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार का जेडीयू सर्वे सर्वा बनना, आरजेडी को नहीं आ रहा रास, बढ़ती दूरियां महागठबंधन को पहुंचा सकती है नुकसान। दरअसल बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के बीच में दूरियां आने लगी हैं, जिसकी वजह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना माना जा रहा है। आरजेडी के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही ललन सिंह की छुट्टी हुई और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में एक महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हैं, इसीलिए वे अपनी पार्टी पर भी एक तरफा कमान चाहते हैं। जेडीयू में बड़े परिवर्तन का असर बिहार महागठबंधन पर भी पड़ता दिख रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया, जिसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि पार्टी इसे प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच अपने प्रमुख नेता को राज्य से बाहर भेजकर कोई भी जोखिम उठाने से परहेज कर रही है। इसी दिसंबर के 4 प्रोग्राम के दौरान भी यह देखा गया था कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में मंच साझा नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एक आरजेडी नेता का कहना है कि जनवरी का महीना दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब आरजेडी की तरफ से कैबिनेट विस्तार की मांग की जाएगी। नीतीश कुमार कैबिनेट में अभी 4 मंत्रालय भरे जाने हैं। आपको बता दें कि आरजेडी नेता का कहना है कि जब महागठबंधन बरकरार रहेगा तभी वे सकारात्मक मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वाम दलों को मिलाकर कुल 114 विधायक हैं, जो सामान्य बहुमत से केवल 8 कम हैं। आपको बता दें कि ऐसे में नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है और वे जब तक मुख्यमंत्री के पद पर हैं महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। वहीं एक तरफ जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में मतभेद की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ में अनबन को खारिज करते हुए कहा कि ये उनके 37 साल के राजनीतिक करियर को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है और कहा कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बीजेपी में उनका स्वागत होगा। बड़ी खबर, सीटीआई ने केंद्र सरकार से कर डाली बड़ी मांग, कहा पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करे मोदी सरकार। दरअसल पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का असर सीधे आम जनता की पॉकेट पर पड़ता है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा होता है, नतीजतन चीजें महंगी हो जाती हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव पिछले 1.5 साल में लगातार गिरा है, बावजूद इसके पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी कमी नहीं आई है। आपको बता दें कि यही वजह है कि महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई गिरावट और तेल कंपनियों की मनमानी को देखते हुए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर पेट्रोल डीजल की दरों में कमी लाने की गुहार लगाई है। कच्चे तेल में लगातार कमी आ रही है, फिर भी आम
आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। सीटीआई ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इन कंपनियों से पेट्रोल डीजल के रेट घटाने का दबाव बनाइए। उनकी मांग है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जाए। डीजल का रेट कम होने से महंगाई पर अंकुश लगेगा। देश में माल ढुलाई सेक्टर डीजल पर निर्भर है। यदि ये सस्ता होगा तो इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार भी फैसला कर चुकी है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए की कटौती की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसका पूरा मसौदा भी तैयार है, सिर्फ मोदी कैबिनेट की मोहर लगना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि नई साल में मोदी सरकार जनता को बड़ा तोहफा देने जा रही है और पेट्रोल डीजल में लगभग 10 रुपए की गिरावट आ सकती है। अगली बड़ी खबर अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली पर सम्राट चौधरी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले मैं हाथ जोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि पहले बिहार को संभालें, उसके बाद दूसरे राज्यों में रैली करें। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना में कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिहार से बाहर नीतीश कुमार की रैली के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि पहले बिहार को नीतीश कुमार संभालें, बिहार में कुछ बोलें, उसके बाद अन्य राज्यों में कुछ बोलें। वहीं सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो और परिवार बचाओ यात्रा थी। कांग्रेस अगर भारत को जोड़ना चाहती थी तो कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ में कांग्रेस को होना चाहिए था। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर अखंड भारत का सपना सच करना चाहते हैं तो उसमें हम पीओके को जोड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ी रैली करने वाले हैं। इसके साथ ही ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। आपको बता दें कि इन सब के बीच जेडीयू को लेकर बिहार की राजनीति में काफी चर्चाएं तेज हैं। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें, हर सीट पर एक प्रभारी। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाल ही के पश्चिम बंगाल दौरे के बाद पार्टी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस बात की घोषणा की। इसे लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक नित्यानंद मुंशी को जलपाईगुड़ी का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा कई नेताओं को राज्य की कमान दे दी गई है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने ही अपना परचम लहराया था। अब जबकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को खास वैल्यू दी है। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीटों पर हर सीट पर एक प्रभारी नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को कैसे भुनाएगी बीजेपी, अयोध्या की मुफ्ती यात्रा और घर घर अक्षत भेजने की बड़ी तैयारी। दरअसल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की ओर से बड़ी तैयारी चल रही है। लोगों के लिए अयोध्या की मुफ्ती यात्रा का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही घर घर तक अक्षत बांटकर लोगों को आमंत्रित करने का भी इरादा है। बिहार को लेकर बीजेपी ने अयोध्या के लिए 20 दिन की लवकुश यात्रा का प्लान बनाया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राज्य में मजबूत जातिगत समीकरणों से पार पाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह यात्रा 2 जनवरी को राजधानी पटना से शुरू होगी और कई शहरों से होते हुए गुजरेगी। इस दौरान हवन और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। आपको बता दें कि फिलहाल 22 जनवरी को पूरा भारत राममय हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।